नमस्कार मित्रों, मैं अश्विनी कुमार वरिष्ठ अध्यापक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अश्विनी कुमार एक्सेल प्रोग्राम मेकर में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया प्रोग्राम लेके आया हूं। प्रोग्राम का नाम है बजट आयव्यय अनुमान पत्रक। अगस्त के महीने में हमें जमा करवाना होता है। नॉर्मली ये प्रोग्राम अगस्त के महीने में जब अपन इसको बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा माथाफोड़ी रहती है हमारे यहाँ कि कैसे बनाएं, क्या करें। वो सारी जो जितने भी क्वेरीज़ हैं आपकी, उन सारी क्वेरीज़ का सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूँ। चलो देखते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। ज़्यादा कोई आपको डाटा फीडअप नहीं करना है इसमें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे प्रोग्राम शुरू करना है। देखिए, प्रोग्राम को आपको जैसे ही एक्सेल सीट मिलती है, ये एक्सेल सीट मिलते ही सबसे ऊपर आपको अपनी स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पे नाम इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में आप टाइप करोगे यहाँ पे। देन आफ्टर नीचे आपका वापस विद्यालय का नाम है, कार्यालय का नाम, जो कि आपको इस प्रकार से जैसे लिखा हुआ है, कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपपुरा कुचामन सिटी। इस प्रकार से आपको ऐड करना है। फर्स्ट 2 वर्क हो गए, पहला और दूसरा वर्क। तीसरा वर्क अपन को करना है बजट हेड का चयन। जिस बजट हेड का अपन ये बजट बना रहे हैं वो बजट हेड हमें यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से उसका चयन करना है। अगर मान लो कि मैंने बजट हेड दिए हैं, अबाउट कंप्लीट दिए हैं, फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि बजट हेड इसमें नहीं है हमारा, तो देखिए इस तरफ, ये इधर देखिए आप कि बजट हेड की एक लिस्ट बनी है यहाँ पे। ये बजट हेड्स लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये रहा। तो ये जो बजट हेड्स वाली सीट है, यहाँ पे आपको अपना बजट हेड लिख देना है यहाँ नीचे की तरफ। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ ना, मैं यहाँ पे एक बार 3 लिख देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा। तो जैसे ही हम इसमें चलेंगे, अपना जो ड्रॉप डाउन है वहाँ पे देखना आप 3 आ जाएंगे। ये देखिए 3 आ गए ना यहाँ पे, ये रहा 3 आ चुका है। तो आपको अगर इन बजट हेड के अलावा अगर कोई बजट हेड है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। देन आफ्टर SF स्टेट फंड में है, सेंट्रल असिस्टेंस में है या दोनों में है, वो आपको यहाँ से चेंज कर लेना है। ठीक है सर। यहाँ पे आपको अपने DDO कोड लिखने हैं, DDO कोड। ठीक है, हो गए ये वर्क। और इसके थोड़ा सा साइड में पहले चल जाता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ देखिए ये प्रधानाचार्य, अगर आपका प्रधानाध्यापक है तो यहाँ पे प्रधानाध्यापक लिखिए और यहाँ पर आप अपनी स्कूल का नाम लिख दीजिए। ये 2 वर्क आपको और करने, ये अपने स्कूल की सील के लिए काम में आएगा, क्योंकि हर प्रपत्र के नीचे सील लगेगी, तो वो यहाँ से हमें वर्क करना होगा इसका। फिर पोस्ट डेट ऑफिस है, ये मैंने पोस्ट यहाँ पे डाल रखी है। इनके अलावा अगर आपके पास पोस्ट हो तो यहाँ पे देखो 3 रो नीचे खाली है। यहाँ पे इन खाली रो में आप वो पोस्ट लिख सकते हो। अगर 3 से भी ज़्यादा इनके अलावा है और मान लो ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो इनमें से हमारे नहीं है, तो उसकी जगह आप चेंज करके लिख सकते हो। लेकिन आपको जो भी पोस्ट में परिवर्तन करना है वो सब आप यहीं पे परिवर्तन करोगे। इस बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। फिर आगे चलते हैं। हाँ सॉरी, थोड़ा साइज़ छोटा बड़ा किया है। यहाँ पे क्रम संख्या सबसे पहला कॉलम है, आपको क्रम संख्या नहीं लगानी है, ये ऑटो कैलकुलेट होकर आएगी। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो मैं बता देता हूँ। नाम कर्मचारी में आपको कर्मचारी का नाम लिखना है। जैसे मैं कुछ नाम लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्रम संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे तो हो गया कर्मचारी का नाम, फिर हो गई उसकी कर्मचारी की ID, फिर GPF या NPS नंबर, फिर पद को आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चेंज करना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, आपको इसमें से पद का चेंज करना है। अभी बता दिया मैंने, अगर पद नहीं है तो आप वहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर भी राजपत्रित, अराजपत्रित और फिक्स पे 3 कॉलम दिए हैं मैंने। अगर वो राजपत्रित है तो राजपत्रित कीजिए, अराजपत्रित है तो अराजपत्रित कीजिए, और फिक्स पे है तो फिक्स पे कीजिए। ये आपको हमें यहाँ पे करना है। फिर है लेवल के लिए ड्रॉप डाउन बना है, ड्रॉप डाउन में से लेवल का चेंज कर लीजिए। फिर है नेक्स्ट कॉलम है अपना मूल वेतन मार्च 2021 का। ये है फिक्स पे के अलावा। फिक्स पे के अलावा का मतलब क्या हुआ ये समझ लेना आप, कि फिक्स पे के अलावा का मतलब है कि हमें जहाँ पे जो फिक्स पे है उसका मार्च 2021 का भले ही उसका फिक्सेशन हो चुका हो, फिर भी हमें उसका फिक्स पे ही लिखना है। ये नहीं है कि मार्च 21 में फिक्सेशन हो गया तो हम फिक्सेशन वाला पेमेंट यहाँ पे लेके, क्योंकि वो सारा ऑटो कैलकुलेशन आगे होगा। आपको यहाँ पे जो वर्क करना है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे केवल आपको फ़िक्स पे लिखना है, चाहे उसका मार्च 21 में फ़िक्स वो रेगुलर हो चुका हो, परमानेंट हो चुका हो, लेकिन फ़िक्स वाला वेतन ही लिखना है। बाकी आप यहाँ पे मार्च 21 का फ़िक्स के अलावा वेतन यहाँ पे आपको लिखना है। फिर आपको जेंडर का चेंज करना है, मेल फीमेल 2 है, दोनों आपको चेंज करना है। तीसरा है नेक्स्ट अपना जो कॉलम है वो है अपना दिव्यांगता का। ठीक है, दिव्यांगता, तो दिव्यांगता में अगर दिव्यांग भत्ता उसको मिलता है
विकलांग भत्ता जिसको अपन बोलते हैं हैंडीकैप्ड अलाउंस, अगर वो मिलता है तो आपको यस और नो का चयन करना है। अगर हैंडीकैप्ड अलाउंस नहीं मिलता है तो नो चूज करना है, अगर हैंडीकैप्ड अलाउंस मिलता है तो यस चूज करना है। फिर है कैशियर अलाउंस जिसको रोकड़िया भत्ता कहते हैं, अगर रोकड़िया भत्ता मिलता है तो यस करना है, रोकड़िया भत्ता नहीं मिलता है तो नो करना है। फिर है बोनस, अगर बोनस मिलता है तो यस करना है, बोनस नहीं मिलता है तो नो करना है। फिर कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ, कर्मचारी की नियमितीकरण की तिथि, फिर वो कर्मचारी नियमित है या संविदा पे है, तो नियमित है तो नियमित का चयन करना है, और अगर संविदा पे है तो संविदा चयन करना है। ठीक है सर। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन अपना दुलाई भत्ता, तो दुलाई भत्ता अगर उसको मिलता है तो यस करना है, नहीं मिलता है तो नो करना है। दुलाई भत्ता मैं आपको बता दूं कि किन किन को मिलता है। दुलाई भत्ता हमारे मिलेगा जमादार, और इसके अलावा पियोन और एक लैब बॉय, इन 3 को हमें दुलाई भत्ता देना है। तो ये दुलाई भत्ता हमारा ये आएगा। ये बात हो गई बजट हेड के कर्मचारी को विवरण हमें किस प्रकार से फिलअप करना है वो बात। फिर इसके नीचे एक छोटी सी लिस्ट और बनी है स्वीकृत पदों का विवरण। यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की सेल्स है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस पूरी सीट में जो ग्रीन है, सीट का जो टैब कलर है वो भी मैंने देखो यहाँ पे ग्रीन ले रखा है। तो जो टैब कलर ग्रीन है वहाँ पे आपको डाटा फीडअप करना है ग्रीन कलर की टैब्स में, और आपको उसमें ग्रीन कलर मिलेगा वहीं पे आपको डाटा फीडअप करना है, और बाकी आपको कहीं डाटा फीडअप नहीं करना है। तो अब यहाँ पे इस स्वीकृत पदों के विवरण में क्या करना है, यहाँ पे तो लिखने अपने को स्वीकृत पद, इधर पोस्ट लिखी है, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो स्वीकृत पद है वो हमें यहाँ पे लिखना है। फिर है कार्यरत में पूर्व के 2004 से पूर्व के और 2004 के पश्चात के, वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे स्वीकृत पद 1 है तो जो 1 वाला जो प्रधानाचार्य है वो पूर्व के हैं या पश्चात के हैं। पूर्व के हैं तब तो यहाँ पे लिख देना 1, अगर पश्चात के हैं तो यहाँ पे लिख देना, और कुल कार्यरत आ जाएंगे। अब जैसे वरिष्ठ अध्यापक 5 है तो 5 में से 3 तो पूर्व के हैं और 2 पश्चात के हैं, तो टोटल 5 आ गए। ठीक है सर। ये डाटा फीडअप हमें स्वीकृत पदों का विवरण इस प्रकार से करना है। ये था अपना मास्टर डाटा नंबर 1। अब चलते हैं अपन ओल्ड एक्सपेंडिचर नेक्स्ट सीट पे। इस सीट में हमें क्या करना है ये देख लीजिए एक बार। इस सीट में हमें ये 3 रो जो हैं वो देखो ग्रीन की हुई है, इन ग्रीन रोज को हमें बनना है। ये ग्रीन रोज कैसे बनना है मैं बता दूं आपको। पहला है बजट आवंटन चालू वर्ष 2020-21 में हमें कितना बजट आवंटित हुआ वो हमें यहाँ पे लिखना है। अब एक चीज़ छोटी सी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे मैंने अन्य व्यय में 2500 रुपये लिखे हैं, ये पूरा अपना कार्यालय व्यय है। लेकिन कार्यालय व्यय में हमें जो बजट आवंटित होता है वो अलग अलग, जैसे डाक टिकट, दूरभाष, बिजली पानी, पुस्तकें, चार्ज, इस प्रकार से नहीं आता है। हमारे पूरा कार्यालय व्यय लिखा हुआ आता है और उसमें हमें 2500 रुपये लिखे होते हैं। 2500, 2000, जिसके 3000 जैसे भी हों वो यहाँ पे लिखने हैं हमें। तो अन्य व्यय में जो कार्यालय व्यय का जो अमाउंट आया है इस वर्ष में जो अलॉटेड हुआ है वो अलॉटेड यहाँ पे अपन को लिखना है, अन्य व्यय में लिखना है। ठीक है। ये तो वो बात हुई पहली रो की बजट आवंटन चालू वर्ष की। फिर है 17-18 और 18-19 में ये हमें वास्तविक व्यय के आंकड़े लिखना है। क्या लिखना है? वास्तविक व्यय के आंकड़े। अब ये आंकड़े हमें कहाँ से मिलेंगे? ये आंकड़े हमें मिलेंगे IFMS से। IFMS पे जाना और वहाँ पे जो अपन बजट का जो निकालते हैं वो 17-18 और 18-19 का निकालना और यहाँ पे पूरा का पूरा फीडअप कर देना। हेड वाइज है, हेड वाइज फीडअप हमें करना है। फिर आगे 19-20 और 20-21 से ये डाटा ऑटो, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आगे चलते हैं ऑल्ड एक्सपेंडिचर TC एंड एडमिशन। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए पूर्व वास्तविक आय के आंकड़े 2017 और 18 में जो हमने प्रवेश शुल्क, TC शुल्क, अन्य नीलामी और अन्य वसूली, ये जो 17-18 में जो अपन ने आय की वो आय अपने को यहाँ बननी है। अन्य आय में हमें अन्य नीलामी द्वारा प्राप्त आय, अन्य विविध आय, अन्य वसूली आय, ये जो है 2020-21 और 21-22 का डाटा हमें यहाँ बनना है। प्रवेश व TC शुल्क का विवरण ये हमें 20-21 और 21-22 के लिए मैनुअली डाटा फीडअप करना है कि कितने बच्चों को जो न्यू प्रवेश हुआ 20-21 में कितने का हुआ, 21-22 में कितने का हुआ, और TC प्राप्त 20-21 में कितने की और 21-22 में कितने की। तो 21-22 का अभी है नहीं तो हम इसको नॉर्मली लमसम भरते हैं कि जैसे मान लीजिए नव प्रवेश 20-21 में 12 है तो 21-22 में 14 कर दो, 13 कर दो, जो भी अपने अकॉर्डिंग ये अपन करते हैं। ठीक है। फिर है चालान द्वारा जमाई करवाई गई या करवाने योग्य राशि का विवरण। तो ये हमें इस हिसाब से लेना है डेट वाइज। डेट वाइज कैसे लेना देख लीजिए कि 1/4/2019 से 31/7/2019 तक प्रवेश शुल्क, TC शुल्क, नीलामी द्वारा आय, अन्य आय, ये कितनी हुई वो हमें यहाँ लिखनी है। उसी प्रकार से 1/8/19 को
से 31/3/20 तक जो आई हुई, जो चालान हमने जमा कराया या चालान हम जमा करवाएंगे वो डाटा लिखना है। फिर 1/4/20 से 31/7/20 तक, क्योंकि ये जो डाटा हमसे लेंगे वो यही लेंगे, वो ये आ गया। और फिर है 1/8/20 से 31/3/20 तक, ये लमसम आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो ये डाटा हमें इस सीट में फिडअप करना है। ये बात हो गई इस सीट की। फिर अगली सीट पे चलता हूँ मैं, GA 19S में। ये डाटा हम कहाँ से लेंगे? तो ये तो बात हुई 19-20 की, कि 19-20 का GA 19 का GA 19, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे IFMS खोलना है और आवंटित बजट लिख लेना है, जो अभी मैंने आपको इस सीट में बताया था। यहाँ पे ये 19-20 वाला जो वास्तविक आया ना, ये वास्तविक डाटा, वो तो ये IFMS खोलोगे और ये आवंटित बजट यहाँ पे लिखोगे। इस रो में तो आवंटित बजट आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे मैं बता दूँ आपको क्या आएगा। यहाँ पे आपको राजकोष से अपना माहवार जो विवरण है वो निकालना है। वो निकालोगे तो अप्रैल में अपने संवेतन के जितने बिल पास हुए हैं उनका योग हमें यहाँ लिखना है। संवेतन के जितने भी बिल पास हुए हैं वो सारा योग यहाँ आएगा। अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, इस प्रकार से पूरे महीनों का। ये 19-20 का होगा। ये डाटा हमें यहाँ फिटअप करना है GA 19-20 में। इसी के जस्ट नीचे आपको मिलेगा GA 19-20-21 का। इसमें क्या करना है? ये तो हो गया अपना आवंटित बजट कि हमें कितना बजट आवंटन हुआ। ये आपको 20-21 का आवंटन बजट जो है वो IFMS से यहाँ पे लिखना है। और ये जो चीज़ है, ये अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का वही तरीका काम में लेना है जो अभी मैंने आपको 19-20 में बताया था। राजकोष से अपन को अपने बिलों का विवरण निकालना है, कौन कौन से बिल पास हुए, और उसमें अप्रैल के जितने संवेतन के हैं वो लिख दीजिए, मई के संवेतन, जून के और जुलाई 20 के। ये संवेतन के बिल हमें यहाँ लिखने हैं, यात्रा व्यय के यहाँ लिखने हैं, चिकित्सा व्यय के यहाँ लिखने हैं, कार्यालय व्यय के यहाँ लिखने हैं, विविध पुस्तकालय, प्रयोगशाला, इस प्रकार से हेड वाइज अपन को बिल यहाँ पर ऐड करना है। ये बात हुई अपनी GA 19 की, जो अपन को GA 19 में काम करना है। फिर अगली सीट आती है अपनी बजट कंट्रोल के नाम से। बजट कंट्रोल वाली जो सीट है, ये अगर आप चाहो तो भरो, नहीं चाहो तो नहीं भरो। अब हम चाहें क्यों और नहीं चाहें क्यों, इसके बारे में सुन लो। अगर हमें हमारे ज़िले से एक प्रपत्र प्राप्त होता है, मैं बता दूं कौन सा वाला, ये वाला प्रपत्र। इस प्रपत्र का नाम है पुराना GA 4, प्रपत्र 9 कहते हैं इसको। ये पुराना GA 4 है। अगर ये प्रपत्र हमें मिलता है, जिसमें ये प्रपत्र मिलेगा आपको, ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर अधिकारी और कर्मचारी, देखिए यहाँ पे देखिए एक मिनट आप, कि ये वेतन में क्या लिया है इसने, अधिकारी और कर्मचारी। अगर ये दोनों चीज़ वो अलग अलग लेते हैं, अगर एक ही लेते हैं तब तो आपको नहीं लेना, मतलब आपको बजट कंट्रोल नहीं बनाना। अगर अधिकारी और कर्मचारी अलग अलग लेते हैं तो आपको बजट कंट्रोल बनाना पड़ेगा। अब मैं बता दूं कि बजट कंट्रोल कैसे बनेगा। देखिए बजट कंट्रोल पे वापस आ गया हूँ मैं सीट पे। बजट कंट्रोल में देखिए पहला जो सीट है वो है कुल वेतन का। इसमें हमने 4 महीने लिए हैं, अप्रैल 19, मई 19, जून 19 और जुलाई 19। इसमें क्या करना है हमें, मूल वेतन। अब अप्रैल 19 का कंप्लीट हम डाटा निकालेंगे राजकोष से। उस डाटा में राजकोष वाले से तो बिल्कुल सेट नहीं होगा। ये निकालना पड़ेगा हमें हमारे सैलरी बिल की ऑफिस कॉपी से। सैलरी बिल की ऑफिस कॉपी निकालेंगे अप्रैल 19 का, उसमें से अपन वेतन बिल निकालेंगे इस हेड का, और उसका मूल वेतन पूरा जोड़ेंगे अपन, ठीक है। और फिर उसका महंगाई भत्ता, मकान किराया, धुलाई भत्ता, ये सारा ये कंप्लीट जो है कंप्लीट लिखेंगे अप्रैल के। उसी प्रकार मई का होगा, फिर जून का होगा, फिर जुलाई का होगा, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक का। फिर आगे अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 20 का, ये अभी 4 महीने का जो नया सेशन है उसका। ये डाटा हमको कंप्लीट कुल वेतन में भरना है। फिर इसके जस्ट नीचे चलेंगे कुल राजपत्रित। अब ये जो हमने कुल वेतन भरा उसमें से मूल वेतन राजपत्रित का कितना था, मूल वेतन किसका, राजपत्रित का कितना था, ठीक है। ये 4 अप्रैल 19 से ये चारों में, मतलब राजपत्रित का यहाँ पे हमें अलग करना है। क्या करना है, राजपत्रित का अलग करना है। तो हम यहाँ पे राजपत्रित का अलग कर लेंगे, ठीक है। और अराजपत्रित का ऑटो आ जाएगा, क्योंकि कुल में से राजपत्रित गया तो अराजपत्रित ही बचेगा। तो ये काम हमें बजट कंट्रोल वाला करना है। कब करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, जब आप ये GA 4 भरोगे। अगर GA 4 में अधिकारी और कर्मचारी ये दोनों आपको अलग अलग मिले हैं तभी वो काम करना है। अगर दोनों शामिल में मिले हैं तब आपको ये काम नहीं करना है, बजट कंट्रोल वाला, ठीक है सर। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है मास्टर फिक्स पे के नाम से एक सीट है।
यहाँ पे क्या करना है हमें, एक बार इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे। ये देखिए, यहाँ पे हमें एक काम करना है कि कर्मचारी का नाम ये जो है वो ऑटो आएंगे, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। नियुक्ति तिथि आपको भरनी है, सबसे पहला काम क्या करना है, नियुक्ति तिथि भरनी है। फिर फिक्स पे भरना है। जैसे आदित्य जाखड़ है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि आदित्य जाखड़ की नियुक्ति तिथि 18/4/2019। इसने क्या किया, फिक्स पे लिया 14,600। सॉरी, इसकी नियुक्ति तिथि 2018 थी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे एक बार 2018 कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझा दूँ अच्छे से कैसे भरना है इसको, वो समझा देता हूँ मैं। तो 18/4/2018 थी, फिक्स पे इसने लिया। अब अपन अप्रैल 20 से मार्च 21 की बात कर रहे हैं। इसका फिक्सेशन कब हुआ, इसका फिक्सेशन हुआ 18/4/2020 को, ठीक है ना। कब हुआ, 18/4/2020 को इसका फिक्सेशन हो गया। तो ये बंदा क्या करेगा कि अप्रैल 20 से मार्च 21 में कितना वेतन उठाएगा, ये वेतन उठाएगा, फिक्स पे उठाएगा 14,600 एक महीने के लिए, मतलब अप्रैल का 17 दिन का उठाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे मंथ ऐड कर देना है, 1 मंथ। और रेगुलर पे बेसिक उठाएगा ये 20-21 में 11 महीने, 1 महीना ये उठाएगा और 11 महीना ये उठाएगा। ये बात हुई इसकी 20-21 की। फिर आगे चलते हैं, 21-22 में क्या रहा, 21-22 में फिक्स पे इसने नहीं उठाया क्योंकि इसका फिक्सेशन हो गया 20-21 में ही। तो 21-22 में ये नहीं उठाएगा फिक्स पे, ये क्या उठाएगा, रेगुलर उठाएगा। क्या उठाएगा, रेगुलर पे बेसिक क्या रहेगी इसकी, 21,400। 20,800 का नेक्स्ट स्टेप 21,400 रहेगा। तो ये इसका बेसिक रहेगा। और कितने महीने के लिए उठाएगा, 12 महीने के लिए। ये दो चीज़ हमें यहाँ पे ऐड करनी है, 20-21 की और 21-22 की। ये सभी फिक्स पे कर्मचारियों का अपन को इस प्रकार से डाटा फिटअप करना है। ये फिक्स पे मास्टर सीट होगा। फिक्स पे मास्टर सीट के बाद ये आएगा, देखो आपका फिक्स पे। ये जो फिक्स पे है ये आपका ऑटो कैलकुलेशन होके आएगा। इस पूरी सीट में आपको कुछ भी नहीं करना है। अब बाकी की सीट्स में, मतलब आगे जो सीट जितनी भी आएगी ना, सभी में कुछ नहीं करना, बस यहाँ तक आपका बजट कंप्लीट हो चुका है। अबाउट जो जो करना है वो अभी फटाफट बता देता हूँ। फिक्स पे वाला हो गया SLR, कुछ भी नहीं करना है, खाली छोड़ना है। प्रपत्र 1A, कुछ भी नहीं करना, खाली छोड़ना है। खाली क्या छोड़ना है, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, भरा हुआ मिल जाएगा आपको, है ना, आपको कुछ नहीं करना है। P1B ऑटो, P1C ऑटो, हाँ सॉरी एक बार वापस आता हूँ P1B पे। यहाँ पे ये मैंने नहीं लिया है। यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे हेडिंग देख लीजिए, इसका क्या है, स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध विभाग में कार्यरत अन्य कार्मिकों का विवरण। ये है, अगर अपने स्वीकृत रिक्त पद हमने 1A में ले चुके हैं अपन इसमें, तो 1B में क्या है, 1B में है कि ये लगभग एम्प्टी रहता है मेरे हिसाब से, सभी स्कूल्स में खाली रहता है। अगर फिर भी आपके हो तो इसमें जैसे जैसे डाटा पूछा गया है वैसे वैसे आप डाटा इसमें भर सकते हो। P1C में वही कार्य करना जो आपको P1B में किया। फिर है P@GA1, इसमें क्या करना है सुन लीजिए। अब इस प्रपत्र में केवल 2 रो आपको ग्रीन मिलेगा। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे ग्रीन है, बस 2, बाकी कोई ग्रीन नहीं है। ग्रीन नहीं है इसका मतलब हमें केवल ये 2 रो भरनी है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझा देता हूँ कि ये चीज़ क्या है। ये आपको योग के बारे में समझा देता हूँ कि ये जो योग आया है यहाँ पे प्रपत्र 8 में क्या होता है कि ये जो योग होता है ये होता है राजपत्रित और अराजपत्रित का, इन 2 का योग होता है ये। तो हमें इस योग में आप ढूंढोगे कि फिक्स पे वालों का योग नहीं है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि इस योग में फिक्स पे का योग नहीं आएगा। फिक्स पे का जो योग आएगा वो देखिए यहाँ पे आएगा सर, ये 77 नंबर पे जो रो है, ये देखो, फिक्स वेतन पर नियुक्त कार्मिकों का वेतन, ये 77 पे यहाँ पे आ जाएगा। तो वहाँ पे ऐड नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत रहे तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हो यूट्यूब चैनल पे, मैं आपका सॉल्यूशन करने की पूरी पुरजोर कोशिश करूँगा। अब सुनिए, अगर फिक्स पे होगा तो उसकी रकम वृद्धि भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, और ये सेम पे रहेगा उसका, ये पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। अब अपन चलते हैं आगे, इसके नीचे थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपको रोज़ ज़्यादा लग रही हो तो रोज़ को आप हाइड कर सकते हो, राइट क्लिक करना, और जितनी आपको रोज़ चाहिए कि मेरे को इतनी चाहिए, यहाँ तक आ जाना, शिफ्ट दबाना, इस पर वापस क्लिक करना, इस पर जाना और इसको हाइड कर देना। ये देखिए 4 कर्मचारी थे, 4 रह गए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप जैसे हाइड करना चाहो हाइड कर देना रो को, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। ठीक है सर। और फिर आगे चलता हूँ मैं, समेकित
हाँ, इसमें मैं बताना चाह रहा था, एक मिनट वापस बैक आते हैं। यहाँ पे देखो ये दो ग्रीन है, इन ग्रीन के बारे में बता रहा था मैं। पहला जो ग्रीन है वो है आपका शहरी भत्ता का। यहाँ पे आपको शहरी भत्ता लिखना है 21-22 और 20-21 का। बोनस लिखना है, सॉरी बोनस नहीं, सॉरी स्थिरीकरण एरियर, ये लिखना है आपको 20-21 और 21-22 का। ये आपको दो चीज़ ग्रीन मिलेगा यहाँ पे। फिर समेकित में आ जाता हूँ। समेकित वाली सीट में पूरा ऑटो कैलकुलेशन होगा कंप्लीट। अब आपके अगर ये लागू होते हैं तो आपको यहाँ पे ये डाटा भरना है। ये दो डाटा किसका है देख लीजिए, प्रधानाध्यापक भत्ता और दिनांक 20/1/2006 से नियुक्त कार्मिकों का नियत पारिश्रमिक, ये आपको यहाँ पे भरना है। अगर साइकिल भत्ता मिलता है तो वो भरना है, अन्य भत्ता कोई है तो वो भरना है। इसके अलावा ये देखिए, ये नॉर्मली अपने स्कूल्स में लागू नहीं होता है, फिर भी अगर किसी स्कूल में हो ऐसा तो ये कार्यालय वाहन संचालन संधारण, ये वृत्तिक विशिष्ट सेवाएं, किराया, रॉयल्टी, प्रकाशन, विज्ञापन, कार्यालय वाहनों का संधारण, ये अगर आपके बजट आता हो इनका तो आप बेहिचक भर दीजिए। मेरे स्कूल में तो नहीं आता है तो मैंने तो खाली छोड़ रखा है ना, तो आप ये भर देना जो भी आपका है, ठीक है सर। बाकी कुछ भी नहीं करना है सीट में। ये समेकित वाली सीट हो गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पी एट अलाउंस। पी एट अलाउंस में क्या करना है अभी बता देते हैं आपको। देखो ग्रीन है क्या, पहले तो ये देखो, अरे कोई ग्रीन नहीं है भाई, कोई ग्रीन नहीं है तो कुछ भी नहीं करना सर, बस जय राम जी की। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये महंगाई भत्ता एरियर हमने लिया है, यहाँ पे 5% लिया है। यहाँ पे प्रतिशत नहीं लिखा हुआ लेकिन 5% लिया। कौन सा लिया है आपको पता होगा, अभी जो आपने लगा था मिले थे ना सभी को, अच्छे पैसे मिले हैं उसके, तो 8 महीने का एरियर मिला है अपन को। तो ये 5% जो है ये 8 महीने का यहाँ पे आ चुका है, राजपत्रित में और अराजपत्रित में, ठीक है सर। चलें आगे। हाँ कहाँ पे थे, ये रहा टीए मेडिकल। यहाँ पे ग्रीन है कुछ भैया, तो ये तो भरना पड़ेगा, ग्रीन है तो। ये क्या है, प्रपत्र का नाम है बकाया यात्रा व चिकित्सा पुनर्भरण राशि गत 3 वर्षों की। ये कॉलम आपको दिए हुए हैं, नाम, कर्मचारी का नाम और पद ऑटो आ जाएंगे। आपको यहाँ से यात्रा वे शुरू करना है। यहाँ पे 2018-19, 19-20, 20-21 और कुल बकाया योग, ये कुल तो ऑटो आ जाएगा। ये आपको लिखना 18-19 तक कितना यात्रा वे रहा, 19-20 में कितना रहा बकाया, बकाया है ना। 2020-21 में 31/8 तक, मतलब 31 अगस्त तक कितना बकाया है, वो तीनों यहाँ पे फिलअप करना है। वही चीज़ आपको चिकित्सा में करनी है तीनों, और वही चीज़ आपको अनुमानित वे कितना होगा मेरा, यात्रा और चिकित्सा का अनुमानित वे आपको यहाँ पे लिखना है। ये बात हो गया अपना टीए मेडिकल का। आगे चलते हैं P9G4। इसमें ग्रीन यही है जो मैंने आपको बताया था अभी कि बजट कंट्रोल अगर आपको इस तरीके से ही मिलता है, अधिकारी कर्मचारी के रूप में आपको अगर ये प्रपत्र मिलता है तो आपको ये सीट के लिए बजट कंट्रोल बनाना पड़ेगा। अब सुन लीजिए, इस सीट में केवल ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है क्या है, और ये ग्रीन कहाँ से आएगा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये ग्रीन आएगा आपका IFMS से, IFMS साइड से आएगा। 17-18 और 18-19 का आप निकाल लीजिए और यहाँ पे वास्तविक वे भर दीजिए। बाकी का पूरा डाटा ऑटो फिल्ड होगा, कुछ भी नहीं करना है। चलो आगे। अगला अपना है अलॉटमेंट। पूरी सीट में कोई ग्रीन नहीं है, ग्रीन नहीं है मतलब कुछ भी नहीं करना। सरेंडर, कोई ग्रीन नहीं है लेकिन एक ग्रीन बनता है। वो ग्रीन क्या है बता देता हूँ अभी। मान लीजिए अश्विनी कुमार ने क्या किया कि ये हम दे रहे हैं जुलाई से पहले। उसने क्या किया कि जुलाई से पहले मतलब अप्रैल में अश्विनी कुमार ने अपना सरेंडर समर्पित वेतन उठा लिया, PL सैंक्शन करवा ली, नकदीकरण कर लिया, कैसे ही कर दो जो भी आप कहना चाहो, तो नकदीकरण कर लिया उसने। तो यहाँ पे यस करना है। अगर इसने नकदीकरण नहीं किया है और इसको पेमेंट हमें देना है, हो सकता है आगे उठाएं, तो हमें यहाँ पे नो करना है। जैसे ही हम नो करेंगे तो इसका समर्पित वेतन योग सब आ जाएंगे, और यस करेंगे तो योग हट जाएगा। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है और इस सीट में कुछ भी नहीं करना है। आगे चलूँ P4 कुछ भी नहीं करना। कोई ग्रीन नहीं है, ग्रीन नहीं है तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छी फीलिंग आती है ग्रीन नहीं होने पे। आगे चलूँ, देखिए कोई ग्रीन है क्या, अरे वाह इसमें भी ग्रीन नहीं है, फीलिंग बढ़ती जा रही है अच्छी वाली। एडमिशन TC कोई ग्रीन नहीं है, बहुत अच्छा। P9GA2 कोई ग्रीन नहीं है, बहुत अच्छा। हाँ GA2A, इसमें भी ग्रीन नहीं है, क्या बात है। इसमें भी ग्रीन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, वाह। आगे चलते हैं। हाँ अरे ग्रीन आया तो दिल धड़का कि ग्रीन आ चुका है। इसमें क्या करना है, ये देखिए 2 ऑप्शन है इसमें। 20-21 संशोधित अनुमान, ये है किसका अपन देख लेते हैं। ये है अंशदान वृत्तिदान से आय और अंशदान वृत्तिदान दाता का नाम व प्रायोजक। ये हमें यहाँ पे लिखना है। अगर ऐसा कुछ हो तो आई थिंक सो बहुत कम विद्यालय मिलेंगे ऐसे। और इसके नीचे विविध आय का विवरण है जो ऑटो है, बस यहाँ पे ही आप समझ गए होंगे। आगे चलूँ मैं। 03 पावर भर देना आपने, 03 पावर का जो भी विवरण है यहाँ पे।
आहरण वितरण अधिकारी का नाम है, वर्तमान पद पदस्थापन स्थान है, अधिकारी की मोबाइल नंबर है, विद्यालय का बेसिक लैंडलाइन नंबर है, लेखा व्यय विवरणक, ये क्या होता है, ये बजट ही होता है और क्या होता है, ये जो बजट जिसने बनाया उस कर्मचारी का नाम और उस कर्मचारी की मोबाइल नंबर। ठीक है सर, भर देना। आगे चलता हूँ, रिटायरमेंट लिस्ट, ये भी आपको भरनी पड़ेगी। 31/3/2022 तक जितने भी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी हैं उनका सबका डाटा यहाँ पे फिडअप करना है। आगे चलूँ, रिटायरमेंट 2071, इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखिए, अब देख लीजिए आराम से। सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण 2071 मद, इस मद में ये डाटा तो हमें भरना ही भरना है सेवानिवृत्त होने वालों का, और ये आय व अनुमानक राशि है वो हमें भरनी है। मतलब 4/20 से 7/20 तक अगर वास्तविक जो है वो तो यहाँ आ जाएगा, अप्रैल 20 से जुलाई 20 तक का वास्तविक तो आ जाएगा अगर किसी ने उठा लिया है तो, और 20-21 और 21-22 में आपको अनुमान भरना है। ये इस काम 2071 वाले में ये काम करना है। पीएल जो बनती है रिटायरमेंट होने के बाद। विद्यार्थी मित्र आपको भरना है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा इसमें, आपको भरना, आपको प्रपत्र जरूर मिलेगा, अच्छा सा प्रिंट भी बहुत अच्छा मिलेगा इसको। संविदा कर्मचारी अगर आपके हैं तो इसमें भर देना सर, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है तो भरना, नहीं तो नील है। एनरोलमेंट, हाँ ये ज़रूर भरना है, ये है ही है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन है ये तो ये आपको क्या करना है, साला दर्पण से प्रिंट लेना और टोटल लिख देना बस। साला दर्पण से प्रिंट लेके क्या करना है, टोटल लिखना और कुछ नहीं करना एनरोलमेंट में। आगे चलते हैं, एनरोलमेंट के बाद पे अरेंज, रिक्त स्वीकृत पद के विरुद्ध अगर अन्य कोई कार्मिक का वेतन आहरित होता है इस मद में तो उसका ऐड करना है, बाकी नॉर्मली मेरे हिसाब से नहीं होता है। फिर आता है एकीकरण, एकीकरण का सिस्टम ही हट गया मेरे हिसाब से, अभी नहीं है, पहले था, लेकिन प्रपत्र पड़ा है, इसमें पड़ा रहने दो, अपना क्या जाता है, वजन तो लगता नहीं है, हमें उठाना तो है ही नहीं प्रपत्र को। फिर है भवन रेंट, भवन किराया का अगर विवरण हो तो यहाँ पे भरना है। कंप्यूटर का विवरण, अपने विद्यालय में कितने कंप्यूटर है, प्रिंटर है, फोटोकॉपी कितनी मशीनें हैं वो यहाँ पे वर्णन करना है। व्हीकल, हमारे पास कौन सी ओडी कोई जीप कोई जो भी हैं, BMW जो भी कार है उस कार का वर्णन हमें यहाँ पे करना है। फिर आता है टेलीफ़ोन अपने कितने लगे हुए हैं, 20-25 जितने भी हैं। मोबाइलों की संख्या नहीं लिखनी है, अपने कर्मचारियों के मोबाइल लिख दें कि कर्मचारियों के पास मोबाइल है साहब, 10 कर्मचारी और मोबाइल लिख दें यहाँ पे 60, है ना, दिक्कत हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे नहीं करना है, ये कार्यालय का मोबाइल अगर हो, कार्यालय निवास जो भी है अपने यहाँ पे फिडअप करना है। ये था सर अपना बजट था, हो गया मेरे हिसाब से, टाइम नहीं लगना चाहिए। और आई थिंक सो आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम अच्छा लगता है तो भाई साहब शेयर और लाइक ज़रूर बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए प्रोग्राम को। सीट भी आपको जल्द अवेलेबल हो जाएगी। और इसके अलावा तो आपसे एक रिक्वेस्ट ही है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मनोबल मेरा बढ़ेगा और आपको फ़ायदा होगा मेरे ज्ञान से भी और मेरी सीट से भी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।